आज की क्लास में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। दिस इज द सेकेंड ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया से पहले हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था। इसका जो लिंक है मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है आप लोगों को। जिसने भी नहीं देखा है पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लेंगे, और कोई ऐसा हो जो ग्रुप में ऐड नहीं है या कोई प्रॉब्लम है तो यूट्यूब में भी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली है। ठीक, आज उसको पढ़ते हैं अपन। ये सेल ऑर्गेनेलीज को सबसे पहले कुलिकर ने 1815 में देखा। इन्होंने मसल सेल की एक्चुअली स्टडी कर रहे थे। तो हम लोग जब सेल ऑर्गेनेलीज पढ़े हैं तो हमने कहा था कि सेल का जो सबसे एक्सटेंसिव स्टडी हुआ था वो 1600 से लेकर 1800, मतलब 19th सेंचुरी के आते आते ये 200 साल तक सेल की बहुत ज़्यादा स्टडी हुई थी। इसका एक रीज़न था कि माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ था। तो हर चीज़ को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जाता था, और माइक्रोस्कोप में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज, उसकी मैग्निफिकेशन या रिजोल्यूशन बढ़ाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते थे। तो यही रीज़न है कि 16 से लेकर 19 के दशक में, इन 200 सालों में सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो है खोजे गए। ओके, तो सबसे पहले मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को कुलिकर ने देखा, लेकिन उन्होंने इसको नाम दिया सार्कोसोम। सार्को का मतलब होता है मसल, तो क्योंकि उन्होंने मसल में देखा था तो सार्कोसोम नाम दे दिया। इसके बाद इसको स्ट्रक्चरल इसकी स्टडी की गई थी 1890 में अल्टमन के द्वारा। तो अल्टमन ने इसको नाम दिया बायोब्लास्ट। इसके बाद बेंडा ने 1898 में जाकर क्रिस्टल वॉयलेट से इसको स्टेन करके देखा और उन्होंने नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। okay? तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आप लोग मॉर्फोलॉजी देखें तो ये एक शॉर्ट रॉड शेप का हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड होके फिलामेंट के जैसा, एक लंबा धागे के जैसा भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे सकता है। इसका जो साइज होता है वो 0.5 से 2 म्यूएम तक इसका डायमीटर होता है, और अगर आप इसका लेंथ देखेंगे तो 3 to 4 म्यूएम जो है इसका लेंथ होगा। एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो डिपेंड करता है कि उस सेल का सेल क्या फंक्शन करती है। अगर सेल में एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेल टू सेल डिफर करता रहता है। ओके, लास्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कहाँ नहीं मिलता, तो प्रोकार्योटिक सेल को छोड़कर माइटोकॉन्ड्रिया सारे के सारे यूकार्योट सेल में मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे। अगर माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये कैप्सूल शेप का दिख रहा है यहाँ पर, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन इसमें होता है। अगर आप उसको काट के देखेंगे तो अंदर की तरफ एक सेपरेट मेम्ब्रेन दिखेगी और ऊपर की तरफ एक सेपरेट मेम्ब्रेन दिखेगी। ठीक, ये दोनों मेम्ब्रेन मिलकर दो तरीके के चैम्बर्स बनाती है। ठीक, एक चैम्बर जिसको हम लोग बोलते हैं कि पहली आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर चैम्बर। ठीक, या आउटर कंपार्टमेंट। पॉइंटर ऑन कर लेती हूँ। ओके, और उसके बाद इनर मेम्ब्रेन जो है, आप लोग देख रहे होंगे कि इनर मेम्ब्रेन जो है ऐसे घुमावदार है। पहले भी आप लोग ने लोअर क्लासेस में माइटोकॉन्ड्रिया देखा है। ये जो घुमाव है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल। ओके, तो इस घुमाव के होने की वजह से अंदर पे देखिए, अंदर पे बहुत सारे आपको कक्ष बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये अंदर का जो स्पेस है इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो आपके पास दो मेम्ब्रेन आ गई और दो मेम्ब्रेन से बनी हुई दो स्पेसेस आ गई। एक इनर मेम्ब्रेन स्पेस जो क्रिस्टे की वजह से बनी है, और एक आउटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये बेसिक स्ट्रक्चर है। नाउ अब अगर आप इनर मेम्ब्रेन को देखो तो इनर मेम्ब्रेन जो है इसमें ये साइट होता है एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस के लिए
नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये जो प्रोसेस है ये इनर मेम्ब्रेन में चलती है। तो इनर मेम्ब्रेन में इस प्रोसेस के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी हुई रहती है। पहला है एक प्रोटॉन पंप। ठीक है, प्रोटॉन पंप जो बोल रहे हैं इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक तरीके का प्रोटीन होता है। एक्चुअली प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है जो प्रोटॉन को इनर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ ढके होता है। ठीक, तो इसमें जो है इनर मेम्ब्रेन में प्रोटॉन के पंप्स लगे रहते हैं। इसके अलावा एक और कॉम्प्लेक्स लगा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज, एटीपी आप सबको पता है कि दिस इज द करेंसी ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। ठीक, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये जो एंजाइम है एटीपी सिंथेज, ये क्या करेगा, एटीपी का प्रोडक्शन करने वाला एंजाइम है। जो भी रिएक्शन करेगा उससे एटीपी बनेगा। ठीक, तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इनर मेम्ब्रेन में लगी रहती। इसके अलावा हमने बोला कि इनर मेम्ब्रेन में जो है क्रिस्टे काफ़ी मिलता है। ठीक, ये क्रिस्टे जो है फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है और बाहर की मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ होती है, बाहर की मेम्ब्रेन से अंदर वाली जो मेम्ब्रेन रहती है 5 गुना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है। अगर क्रिस्टे को आप निकाल दोगे, उस इनर मेम्ब्रेन को निकालोगे और फिर उसका सरफेस एरिया देखोगे तो बाहर से अंदर का जो मेम्ब्रेन है वो 5 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक, और इसी सरफेस की वजह से, इसी बहुत सारे सरफेसेस की वजह से ये जो सारे एटीपी सिंथेसिस का रिएक्शन है उसके लिए ये मेम्ब्रेन जो है बहुत अनुकूल होता है। ठीक, ऐसे सेल्स जिसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है इसमें आपको क्रिस्टे जो है या फोल्डिंग्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगी, यानी कि इसमें प्रोटॉन पंप्स और एटीपी का सिंथेसिस करने वाले जो एंजाइम्स है वो ज़्यादा दिखाई देंगे। ठीक, नाउ आउटर मेम्ब्रेन में आ जाइए। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है। ठीक, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए ज़्यादा परमेएबल होती है एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन, और इनमें एंजाइम्स होते हैं लेकिन प्रोटीन्स नहीं होते। ठीक, अगर आप इनर मेम्ब्रेन को देखोगे तो हम लोगों ने प्रोटॉन पंप्स हैं, बहुत सारे प्रोटीन उसमें पढ़े हैं कि उसमें प्रोटीन मौजूद होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन उतने नहीं होते लेकिन हाँ एंजाइम्स जो है कुछ एंजाइम्स इसमें होते हैं। ठीक, नाउ आउटर मेम्ब्रेन जो है वो पूरे आपके माइटोकॉन्ड्रिया को पूरी आउटर कवरिंग रहती है। इसका जो कॉम्पोजिशन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होता है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। दोनों जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का रेशियो देखेंगे तो उसका रेशियो और इसका रेशियो, आउटर मेम्ब्रेन का रेशियो दोनों सेम है, 1:1 का रेशियो आपको दिखाई देगा। ठीक, ना तीसरा पॉइंट है कि इट कंटेन इंटीग्रल प्रोटीन कॉल्ड पोरिन। पोरिन हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पढ़ा है कि ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो होल बनाने का काम करते हैं। ठीक, ऐसे प्रोटीन्स जो कि मेम्ब्रेन में होल बनाने का काम करेंगे उनको हम लोग पोरिन बोलते हैं। ठीक, तो ये पोरिन्स जो है आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं और ये कितने बड़े पोर बनाते हैं, ये इतने बड़े पोर बनाते हैं कि 5000 डाल्टन या उससे कम के मॉलिक्यूल जो है वो अंदर चले जाए। ठीक, लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन बहुत लार्ज मॉलिक्यूल होता है तो प्रोटीन जो है पैसिवली इसमें अंदर नहीं जा पाता है। अगर प्रोटीन को अंदर जाना है तो प्रोटीन जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, एटीपी का जो खर्च होता है उससे ये प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। ऐसे इन पोरिन्स के थ्रू ये प्रोटीन्स जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते। तो इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन हम लोगों ने पढ़ा। अब दूसरी चीज, अब ये जो मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन है, ठीक, ये आपके क्या बनाते हैं, ये दो स्पेसेस बनाते हैं। ठीक, ये जो लार्ज इंटरनल स्पेस है ये दिख रहा है आपको, ये स्पेस, ये जो लार्ज इंटरनल स्पेस है जो क्रिस्टे से मिलकर बना हुआ है इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, तो ये टर्म याद रखिएगा, मैट्रिक्स बोलेंगे जो क्रिस्टे से मिलकर बना है और आपका जो एटीपी सिंथेसिस है इस मैट्रिक्स में ही होता है। ठीक,
फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक, तो दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस ये है, तो ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। देन और माइटोकॉन्ड्रिया में और आपको क्या मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपको डीएनए, आरएनए और राइबोसोम मिलेगा। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होने की वजह से सेल डिवीजन के समय माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप डिवाइड होता है और एक से दो बना लेता है। ठीक, तो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक, यहाँ पर अगर आप पर्पल कलर का देखेंगे, दिस इज द डीएनए। ठीक, ये पर्पल कलर का राउंडेड डीएनए है, ऐसे फोल्डेड दिखाई दे रहा है। इसको खोल के देखेंगे तो ये राउंड डीएनए मिलता है। ठीक, और ऐसा ही राउंड डीएनए आपको प्रोकार्योटिक या बैक्टीरियल सेल में दिखाई देता है, जबकि यूकार्योटिक सेल में हमने पढ़ा है कि सारे के सारे डीएनए जो है वो लंबे लंबे होते हैं, क्रोमोसोम के फॉर्म में होते हैं, लीनियर होते हैं। ठीक, तो इनका जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के डीएनए के जैसा है। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें जो राइबोसोम मिलता है, ठीक, दीज आर द राइबोसोम्स, यहाँ जो हरे कलर के बॉल्स से दिख रहा है ये राइबोसोम्स है। ये राइबोसोम्स भी कैसे हैं आपके, ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे आपको बैक्टीरिया में मिलता है, यानी 70S राइबोसोम है। राइट, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें 70S राइबोसोम मिल रहा है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ये एक बैक्टीरियल सेल की तरह है। ओके, जो अपना एटीपी जो खुद बना सकती है और अपने ही जैसा दूसरा एक माइटोकॉन्ड्रिया बना लेती है। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी और इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के चलते एक थ्योरी दी गई, और दिस इज इंक्लूडेड इन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और कहा गया कि इवोल्यूशन के टाइम पे, ठीक, जब अर्थ में कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं हुए थे, तो शुरू का इन्वायरमेंट कैसा था, शुरू के इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं था। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गे के आने के बाद ये ऑक्सीजन जो है उसके इन्वायरमेंट में आ गया। तो ऑक्सीजन आने से पहले जितने भी आपके बैक्टीरिया रहे होंगे, ठीक, तो ऑक्सीजन के आने से पहले जितने भी बैक्टीरिया रहे होंगे वो सारे के सारे बैक्टीरिया जो होंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मर गए होंगे। राइट, या फिर वो अपने आप को बचाने के लिए या सरवाइव करने के लिए कुछ अल्टरनेटिव मेथड ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन उस समय के लिए टॉक्सिक था। जैसे आज हम लोग ऑक्सीजन में सरवाइव करते हैं, अगर हमको ऑक्सीजन ना मिले और दूसरी गैसेस आ जाए तो वो गैसेस जो है हमारे लिए सुटेबल नहीं होगी। वैसे ही जब ऑक्सीजन नहीं था उस समय जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके लिए जब अचानक से ऑक्सीजन आया एनवायरनमेंट में, तो वो ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट जो है उनके लिए सुटेबल नहीं था। ठीक, तो थ्योरी के अनुसार कहा गया कि ऐसे में हो सकता है कि कुछ लार्ज सेल के अंदर कुछ स्मॉल सेल जो है वो चले गए होंगे। जैसे आजकल जो सिम्बायोसिस की प्रोसेस होती है जिसमें लाइकेन आ जाता है कि एल्गी के साथ फंगस का कॉम्बिनेशन मिलता है आपको, बिल्कुल उसी तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा जो एक ऑर्गेनिज्म है वो एक बड़े ऑर्गेनिज्म के साथ, बड़े सेल के साथ जाकर मिल गया होगा। ओके, अब सेल को ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या दे रहा है, सेल को ये माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है एटीपी। ठीक, बदले में सेल उसको क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन। तो ये कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है एक अलग पहले ऑर्गेनिज्म रहा हो, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से सिम्बायोटिकली बड़े सेल के साथ रहने लगा होगा। ठीक, इस वजह से इसका जो डीएनए और राइबोसोम हमको मिलता है ये बैक्टीरियल सेल या प्रोकार्योट की तरह आपको दिखाई देता है। ठीक, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, आरएनए और राइबोसोम के बारे में। ठीक, देखते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन में
इसमें अगर पूरी तरीके से देखें तो प्रोटीन 70%, लिपिड 25-30%, RNA 0.5% और बहुत ट्रेस अमाउंट में DNA मिलता है। माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो होता है वो सेल के टोटल DNA का 1% होता है। ओके, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स मिलते हैं और ये एंजाइम ऑक्सीडेशन, फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन करता है? दिस इज कंसीडर्ड एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। ठीक, पावर कहाँ से मिलेगी? एनर्जी से मिलेगी। और एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो एनर्जी मिलेगा एटीपी से। ठीक, तो हम लोग बोल रहे हैं कि एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा है, तो एटीपी का प्रोडक्शन जो है वो कहाँ से हो रहा है? नाउ हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। ठीक, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। ठीक, जब ग्लूकोज टूटता है, उसका ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट आप सबको पता होगा कि क्या होता है? पायरुविक एसिड। ठीक, ये पायरुविक एसिड फिर माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया की सेल फेस में एक और रिएक्शन होता है जिसमें पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है इनर मेम्ब्रेन साइड पे। ठीक, और वहां पर एक साइकिल चलती है नोन एज क्रेब्स साइकिल। लोअर क्लासेस में आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा, ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन में, कि क्रेब्स साइकिल्स जो है वो चलती है जिससे एटीपी प्रोड्यूस होता है। ठीक, एटीपी एक्चुअली क्रेब्स साइकिल से डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होता है। जब क्रेब्स साइकिल चलती है तो क्रेब्स साइकिल में हम लोगों को कुछ एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो कि हमेशा जो हम सेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, जो हम सांस से छोड़ते हैं। ठीक, वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन इस क्रेब्स साइकिल से होता है। साथ ही साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक, और 2 रिड्यूसिंग एजेंट का प्रोडक्शन होता है, एक FADH एंड और दूसरा जो है NADH2। ठीक, तो ये जो NADH है और FADB, ठीक, ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का काम करते हैं। ठीक, तो ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक, तो NADH जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये ATP सिंथेसिस में मदद करता है। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ एंजाइम कॉम्प्लेक्स से गुजरते हुए प्रोटॉन पंप जनरेट होता है। ठीक, प्रोटॉन पंप मतलब होता है इसमें हाइड्रोजन H+ पंप। ठीक, अगर आपको मैं डायग्रामेटिकली समझाऊं तो दिस इज द डायग्राम। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, आप इसको इनर मेम्ब्रेन मान लो, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ठीक, और ये आउटर मेम्ब्रेन है। हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर मेम्ब्रेन में चल रहा है। ठीक, नाउ इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स हैं। दिस कुड बी कॉम्प्लेक्स 1, इस तरीके से लिख दो, ये कॉम्प्लेक्स 2। ठीक, इतना हम लोगों को डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी ताकि आप लोगों को समझ में आए, तो ओके, इस तरीके से काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना। ये कॉम्प्लेक्सेस जो है इसमें सबसे पहले जो NADH रिडक्टेज है, यानी ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये NADH को रिड्यूस कर देगा NAD+ में। ठीक, और इससे जो हाइड्रोजन निकलता है, ठीक, ये मेम्ब्रेन से ऊपर चला जाता है। ठीक, ये कहाँ चला जाएगा? आउटर मेम्ब्रेनल स्पेस। ठीक, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है वो भी यही करता है। ठीक, एक रेजोनेंस चेन रिएक्शन होती है, तो दूसरा कॉम्प्लेक्स भी यही करेगा। और ऊपर जो है खूब सारे जो प्रोटॉन हैं H+ आयन, ये इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक, ना ऊपर जो H+ आयन की जब इकट्ठा हो जाएंगे तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ये क्या करते हैं? ये यहाँ से कहाँ से? ATP सिंथेज नाम के एंजाइम से डायरेक्टली अंदर जाते हैं। ठीक, जब ये अंदर जाएंगे
तो इसमें स्ट्रक्चरल इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होता है और उससे लगा हुआ उससे जो एसोसिएटेड एडीपी और फॉस्फेट है इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाता है, ठीक, और एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स दूसरा कॉम्प्लेक्स और तीसरा कॉम्प्लेक्स मिलके एटीपी का सिंथेसिस करते हैं, ठीक। तो जितने बार हाइड्रोजन ऊपर जाएगा उतने बार वो नीचे आएगा और जितने बार वो नीचे आएगा उतना एटीपी बनाएगा, ठीक। तो एटीपी हमारे यहाँ पे जब यहाँ पर हाइड्रोजन गया ऊपर तो एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जब यहाँ से हाइड्रोजन ऊपर गया तो 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से जब जाएगा तो 3 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो टोटल आपके 3 बार ऊपर गया यानी 3 एटीपी का फॉर्मेशन होता है एक NADH से, ठीक। तो ये हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट दिस इज द फंक्शन, सोल फंक्शन। इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप में लिखकर मुझसे पूछिए। मैं अगले वीडियो में हम लोग सबसे पहले उस डाउट को क्लियर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेली पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।